हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आगामी सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन है। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज, आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अर्थात किस पॉइंट पर अध्यापकों को अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेड पर। ऑप्शन नंबर सेकंड है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन थर्ड है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। ऑप्शन फोर है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो यहाँ पर गाइज, अधिगम ज्ञान के अर्जन में सहायता करने के क्रम में हमें एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर ध्यान देना ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे कितना ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं ये देखना है हमें, ना कि उनके अंक। हो सकता है एग्जाम के टाइम में बच्चे का स्वास्थ्य सही ना रहा हो, अंक कम हो जाए, तो इसे उसके ज्ञान में कितना उसको ज्ञान है और कितने अंक मिले, ये इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, बिल्कुल सक्रिय सहभागिता में शामिल करना ये शिक्षक का उद्देश्य होता है। शिक्षक का शिक्षण में शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता बनाने का ही एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो शिक्षक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे कितने शिक्षण में कितना सहभागी हैं, कितनी अच्छे से हमारा सहयोग कर रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रचनात्मकता के अनुसार अधिगम एक सक्रिय निर्माणात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, तो एक सक्रिय निर्माणात्मक प्रक्रिया है। और यहाँ पर शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को कुशलता प्राप्त करना, अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना ऐसा है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर रहे हैं, यहाँ पर रटंत विद्या क्या कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, अर्थात प्रतिभाशीलता का कौन सा ऑप्शन सही है। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। यहाँ पर कौन सा एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट का गुण को दर्शा रहा है, हमें ये बताना है। तो गाइज, एक जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होता है, प्रतिभाशाली जिसके अंदर जन्मजात प्रतिभाशीलता होती है, तो वो ऐसे बच्चे उच्च योग्यता को रखते हैं, उच्च योग्यता उनके अंदर होता है। तो उच्च योग्यता हमारे दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड में फोर्थ में दिख रहा है। इसके साथ साथ उनके अंदर सृजनशीलता अधिक होती है, स्मरण शक्ति भी अधिक होती है, और उनका वचनबद्धता अर्थात उनके वचनबद्ध जिस बात को वो कहते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे अपनी बातों को अपने सृजनात्मकता के अनुसार ही रखते हैं। तो और वो नई नई रचनाएं अपने सृजनशीलता के आधार पर करते रहते हैं। तो यहाँ पर उच्च सृजनात्मकता उच्च योग्यता के साथ में यहाँ पर है, और उच्च योग्यता यहाँ पर उच्च सृजनात्मकता नहीं है। तो ये तो ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, क्योंकि उच्च क्षमता होता है गाइज। उच्च क्षमता ज्ञान के क्षेत्र में है अगर, तो वो एक प्रतिभाशाली बच्चे का गुण है। लेकिन अगर उच्च क्षमता वो किसी अन्य शारीरिक रूप से उच्च क्षमता रख रहा है, तो वो एक प्रतिभाशाली को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति या वो बच्चा शारीरिक रूप से अगर उच्च क्षमता वाला है तो वो प्रतिभाशाली नहीं। प्रतिभाशाली उन्हें कहेंगे जिसके अंदर उच्च योग्यता होगा, उच्च सृजनात्मकता होगा, उच्च वचनबद्धता होगा। तो यहाँ पर उच्च वचनबद्धता ऑप्शन नंबर 4 में तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि गाइज, जो जन्मजात प्रतिभाशाली या प्रतिभा वाले बच्चों की मानसिक योग्यता अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है, तथा उनकी ज्ञान क्षमता भी अन्यों की तुलना में
असाधारण होती है। जन्मजात प्रतिभा वाले बच्चों में उच्च IQ स्तर, रचनात्मकता, उच्च नेतृत्व क्षमता, उच्च विचार उपलब्धि आदि गुण पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं, अर्थात गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। ये अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत, यहाँ पर गाइज क्योंकि ये सब निगेटिव आंसर ऑप्शन 3rd 4th और 1st है तो ये तो पहले ही कट गए। हमारे करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अर्थात बच्चों में जो NCF है ये गलतियां करने के किस कारण को महत्वपूर्ण कहता है कि बच्चे जब गलती करेंगे तो भी नया कुछ सीख पाएंगे, यदि गलती नहीं होगा तो वो नया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप कुछ भी नया कार्य करेंगे तो उसमें गलती होती है, ये एक साधारण बात है। और बच्चों में निर्माणात्मक प्रतिपुष्टि के द्वारा किसी प्रश्न या स्मरण को पहचानने, उसे हल करने में, संशोधन करने में, सही उत्तर खोजने के प्रयास में ही गलती होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है, अर्थात इस प्रकार का बच्चा किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित करता है। अधिगम अक्षमता या अधिगम अशक्तता, अधिगम कठिनाई, अधिगम में समस्या, अधिगम में असुविधा। तो यहाँ पर गाइज जो बच्चे के अंदर विपरीत छवियां, दर्पण छवि इत्यादि इस प्रकार की गलतियां होती हैं उसको हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। और अधिगम अक्षमता हो या अधिगम में अशक्तता, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिसके अंदर लिखने, पढ़ने इत्यादि में कमी हो, गलतियां कर रहा हो बच्चा, उसके अंदर इस क्षमता का कमी हो तो उसको अधिगम अक्षमता में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। अध्यापकों का कोई भी सहभागिता नहीं, ये माता पिता का कार्य है। संवेगात्मक विकास के लिए माता पिता का कार्य है, ऐसा बता रहे हैं। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बिल्कुल गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रजातांत्रिक परिवेश अर्थात सामाजिक परिवेश, जहाँ पर सामाजिक परिवेश अर्थात बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग के द्वारा, एक दूसरे से आपसी भाईचारे के द्वारा सीखेंगे, तो वहाँ पर एक दूसरे के प्रति संवेग बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ में संवेगात्मक संबंध बनेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि गाइज एक कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण में छात्र एक दूसरे से व्यक्तिगत बातचीत कर सीखते हैं। व्यक्तिगत बातचीत करके वो अपने ज्ञान को एक दूसरे में बांटते हैं। तो इस प्रकार से एक समूह निर्माण होता है और समूह में बच्चों के प्रजातांत्रिक कक्षा का वातावरण तैयार होता है, जिससे व्यक्ति के अंदर एक दूसरे का भावना उत्पन्न होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, बच्चे का प्रयासों को स्वीकृत करना। तो यहाँ पर गाइज क्या बताना है हमें ये बताना है कि क्योंकि यहाँ पर गाइज बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने हेतु अध्यापक को अच्छे कक्षाई परिवेश की सृजन करना चाहिए। तो यहाँ पर अध्यापक को अच्छा कक्षाई परिवेश, सामाजिक परिवेश बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं, स्टूडेंट के अनुसार, छात्रों के अनुसार, शिक्षार्थियों के अनुसार कार्य होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट कथन ही गलत कथन है, और क्योंकि हमें जो नहीं है अधिगम में महत्वपूर्ण नहीं है उसी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, लड़कों एवं लड़कियों के बीच में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए,
सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए और लड़कों को बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर गाइज ये 2 पॉइंट तो जेंडर पक्षपात को ही दिखा रहा है। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए और लड़कों को बाहर के कामों में सहायता करना चाहिए। तो ये दोनों तो जेंडर पक्षपात है। और सेकंड ऑप्शन सभी लड़कों को विज्ञान तथा ये भी जेंडर पक्षपात हो रहा है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट तो वैसे कट गए। हमारे पास केवल फर्स्ट पॉइंट बेटा लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर लड़कों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए, साथ साथ लड़कियों को बाहर भी सहायता लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लड़कों और लड़कियों के संपूर्ण विकास के लिए लिंग आधारित कार्यों का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार लिंग के अनुसार विभाजन कार्यों का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही है? तो लड़कियों और लड़कियों के कथन के लिए सही जो पॉइंट है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, अर्थात एक प्रभावशाली अध्यापिका के अंदर क्या गुण होना चाहिए? समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना और पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर किसी को बलपूर्वक कार्य नहीं करवाना हो, भी ये लिखने का बलपूर्वक पुस्तक से लिखना बिल्कुल नहीं होगा। और इसके बाद में समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, ये भी सही है गाइज, लेकिन समूह अधिगम में व्यक्ति बच्चे के अंदर सामाजिक गुण विकसित होते हैं, जबकि व्यक्तिगत अधिगम में सामाजिकता नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण को उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, पॉइंट सही है। और थर्ड पॉइंट क्या है? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? तो उनके अंदर ये गुण तो सभी शिक्षक के अंदर होता है, लेकिन यहाँ प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, अर्थात कौन सा बच्चा किस प्रकार का अधिगम कर रहा है, उसे किस चीज की आवश्यकता है, इन सभी जानकारी को एक रखना चाहिए अध्यापक को। तभी एक प्रभावी शिक्षक को कक्षा में प्रत्येक बच्चे के शिक्षण के लिए उसकी क्षमताओं की जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उनके जब संपर्क में स्टूडेंट के रहेंगे तभी आपके उनकी क्षमताओं की जानकारी मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, अर्थात मूल्यांकन का कार्य नहीं है। परियोजना अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, बिल्कुल खुले अंत वाले प्रश्न। तो यहाँ पर मूल्यांकन का ये कार्य नहीं होता है कि गाइज बच्चा का योग्यता कितना है और कौन बच्चा आगे है कौन पीछे है, ये मूल्यांकन का कारण नहीं होता। अर्थात विद्यार्थियों का योग्यता का क्रम निर्धारित करना, योग्यता किस क्रम में बच्चे हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कौन सा आकलन का कार्य नहीं है, हमें नहीं बताना था। तो नहीं के लिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ही हो जाएगा। जबकि अवलोकन करना, परियोजना, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम प्रणाली अपनाया जाए, किस प्रकार से बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, इन सभी पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। खुले अंत वाले प्रश्न, जिस प्रकार से ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं, उनको रखने से बच्चों की मानसिक क्षमता बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है ये हमारे स्टूडेंट के लिए उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, अर्थात मूल्यांकन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्ष्य है? अर्थात लेखन में कमी है, ये किसका एक पॉइंट है, किसको कहते हैं? डिस्प्लेक्सिया ये अधिगम क्षमता होता है गाइस, डिसकैलकुलिया ये गणितीय क्षमता होता है, डिसलेक्सिया ये पठन क्षमता है, और डिसमाफिया ये डिसग्राफिया था गाइस, यहाँ पर डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया किसका होता है? तो डिसग्राफिया लेखन क्षमता, लिखावट में संबंधी क्षमता जो होती है वो डिसग्राफिया होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके गाइज वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों के लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।